हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी थर्ड ईयर की लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रेग्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ब्रेग्स लॉ जो था उसमें यही चीज़ थी कि कोई भी क्रिस्टल होता है उसकी क्या सिमेट्री है, क्या ज्योमेट्री है, उसको पढ़ने के लिए, उसकी स्टडी के लिए एक्स रेज को काम में लिया जाता था और उससे हमने ब्रेग इक्वेशन या फिर ब्रेग्स लॉ फाइंड आउट किया था। अब इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाउवे पैटर्न। इंपॉर्टेंट है ये बहुत। ये क्या होता है कि क्या लाउवे पैटर्न था, तो इसमें ऐसे किया गया था कि एक क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल को लिया और उस पर एक्स रेज डाली गई थी, तो हमें जब फोटोग्राफिक प्लेट जो है उस पर पैटर्न देखा गया तो धब्बों का एक स्पॉट पैटर्न, छोटे छोटे धब्बे बने हुए मिले, वो पैटर्न लाउवे पैटर्न कहा गया था। उसे पढ़कर क्रिस्टल की स्ट्रक्चर फाइंड आउट की जाती थी। तो सबसे पहले हम लोग लाउवे पैटर्न क्या था, लाउवे पैटर्न कैसे फाइंड आउट किया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर दिस हम लोग लाउवे इक्वेशन को डिराइव करेंगे, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। और जो लाउवे इक्वेशन को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो लाउवे के थ्रू ब्रेग इक्वेशन पर भी जाएंगे। तो वो सब चीज़ें आगे की हैं। बाकी सबसे पहले हम लोग लाउवे पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर देखेंगे। व्हेन एक्स रेज फ्रॉम, या फिर एक काम करते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं और जो डायग्राम है उसी की पूरी थ्योरी होगी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये होती है कैथोड ट्यूब, जिसके जरिए एक्स रेज किसी भी क्रिस्टल पर डाली जाती है। इसकी शेप होती है। ये हमारे पास होती है एक्सरे ट्यूब या कैथोड ट्यूब, हम इसको बोल सकते हैं। इससे क्या होती है, लाइट निकलती है, लाइट मतलब सॉरी एक्स रेज निकलती हैं। जैसे एक ये तो डायरेक्ट बीम होती है जो कि सीधी जा रही है, और कुछ अलग अलग डायरेक्शंस में भी निकलती हैं, जैसे इस तरह से, इस तरह से। ये लाइट्स जो हैं ये किस पर पड़ती हैं, इसको ज़्यादा आगे तक नहीं ले जाएंगे हम लोग, थोड़ा ही ले जाएंगे क्योंकि हमें स्लिट बनानी है। यहां पर सिमेट्रिकली, यानी कि जितनी डिस्टेंस यहां से है उतनी ही डिस्टेंस यहां से सिमेट्रिकली एक स्लिट S1, ये पूरी की पूरी S1 है, पूरी बड़ी, पूरी ये बड़ी है, बस यहाँ से टूटी हुई है, और दूसरी स्लिट S2 है, ये इस पर रखी हुई है। ये लाइट्स जो हैं, जैसे अब आगे भी जाएगी, आगे जाके स्प्रेड होगी, तो अपन तो सिर्फ डायरेक्ट बीम की बात करते हैं, बाकी लाइट तो बहुत सारी इस तरह से निकलती जाएंगी इसमें। यहाँ पे एक क्रिस्टल रखा हुआ होगा, जिस भी क्रिस्टल जो है उसकी हमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में तो आपके जिंक सल्फाइड ZnS और CuSO4 कॉपर सल्फेट ये वाले रखे हुए हैं। कोई भी क्रिस्टल ये क्रिस्टल इस पर रखा हुआ है। जैसे ही ये क्रिस्टल पर ये लाइट एक ही दिखा रहे हैं अभी अपन, ये वाली लाइट्स भी इस पर पड़ेंगी, काफी सारी बीच में भी है, वो पड़ेंगी, तो इनसे ये रेज इस तरह से बाहर निकलेंगी। और यहां पे ये रखी हुई है फोटोग्राफिक प्लेट PQ। ये फोटोग्राफिक प्लेट एक तरह से ऐसे रखी हुई है, ऐसे इस तरह से, ये प्लेट जैसे कोई कांच रखा हुआ हो जिस पर प्लेट रखी हुई है इस तरह से। तो हमें तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसकी ये वाला हिस्सा। बाकी जब इसका सही वाला जो इसको इस तरह से लिटा दिया जाए तो जिसका पैटर्न बनता है वो इस तरह से बनता है कि जहाँ पे इसकी जो डायरेक्ट बीम जा रही है वहाँ तो एक बड़ा सा धब्बा बन जाता है, और अगल बगल में इसके सिमेट्रिकली 3 इधर हैं तो 3 ही इधर होंगे, 3 इधर हैं तो 3 ही इधर होंगे। इस तरह से एक सिमेट्रिकल स्पॉट पैटर्न बन जाता है, जो कि लाउवे पैटर्न कहलाता है। इस पैटर्न की स्टडी करके हमें पता चल जाता है पैटर्न, ये पता चल जाता है कि यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड, ये जो नाम है, नाम में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, आपकी केमिस्ट्री का काम है। ZnS और CuSO4 ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, इन क्रिस्टल्स की क्या शेप है उन सब के बारे में हमें पता चल जाता है। तो ये वाली अपने पास हो जाती है फोटोग्राफिक प्लेट। इस फोटोग्राफिक प्लेट को सीधा करके यहाँ पे रखा गया है।
इसी की अपन लोग थ्योरी लिखने वाले हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कैथोड ट्यूब से जो एक्सरेज होती हैं उनको डालते हैं किसी एक क्रिस्टल पर, किसके थ्रू, सिमेट्रिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड, सिमेट्रिकली जो सिचुएटेड स्लिट्स हैं S1 और S2, उसके थ्रू किसी भी क्रिस्टल पर डाला जाता है। क्रिस्टल पर डालने के बाद जब ये क्रिस्टल से पास होती हैं और उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती हैं, तो जहाँ पर डायरेक्ट बीम पहुँचती है वहाँ तो एक बड़ा सा स्पॉट बन जाता है, और जहाँ पर बीम जो है छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूट होती है वहाँ सिमेट्रिकली छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। तो ये जो स्पॉट पैटर्न मिलता है इसे हम लाउवे पैटर्न कहते हैं। तो अब इसी की थ्योरी हम लोग लिखेंगे। पहले डायग्राम आप इसको बना लेना। When X-rays from a cathode tube were incident on a crystal जैसे कि ZnS, CuSO4 एक्सेट्रा, क्रिस्टल पर ये पड़ती है वायर टू स्लिट्स S1 एंड S2। किसके थ्रू पड़ रही हैं, दो स्लिट्स हैं S1 and S2 which are placed symmetrically from the tube या from X-ray tube। उस X-ray ट्यूब से बराबर बराबर डिस्टेंस पर S1 और S2 रखे हुए हैं। देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम it was found that on a photographic plate a large central spot observed due to direct beam से ही तो सेंट्रल स्पॉट बड़ा बनता है। observe due to direct beam and symmetrically distributed weak spots यानी छोटे छोटे स्पॉट्स about this central spot, weak spots about this central spot। अभी जो वो स्पॉट पैटर्न बनाया था बीच में तो सेंट्रल स्पॉट बड़ा सा, अगल बगल छोटे छोटे स्पॉट। दिस स्पॉट पैटर्न इज कॉल्ड लाउवे पैटर्न। इससे आगे लिख लेना, दिस
spot pattern is called लाउवे पैटर्न। अब हमने ये लाउवे पैटर्न के बारे में जो भी थ्योरी थी वो पढ़ ली। अब इसका जो मेन पार्ट है लाउवे इक्वेशन, वो क्या होता है? ये लाउवे पैटर्न का तो क्या है, छोटे 1 नंबर में 2 नंबर में कोई आ गया क्या होता है लाउवे पैटर्न तो ठीक है, या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन लाउवे इक्वेशन का है, उसमें ही शुरू में छोटा सा क्वेश्चन डाल दिया कि व्हाट इज लाउवे पैटर्न, तो थोड़ा बहुत आपको इसको बताना पड़ेगा। अदरवाइज जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो ये लाउवे इक्वेशन वाला है, जो कि आपकी बुक में थोड़ा सा अलग तरह से डिराइव कर रखा है, थोड़ा टिपिकल मेथड है। मैं जो मेथड समझा रही हूँ आप उसको कर लेना, वो सही भी है। तो अगला पार्ट जाएगा लाउवे इक्वेशन। सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं, टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ diffracted X-rays, to explain the properties of diffracted X-rays with direction Laue equations can be used। इक्वेशंस आएगा यहाँ पे, एक से ज्यादा आएंगी। क्या बताया इसने कि जो किसी भी क्रिस्टल पर जब एक्सरेज पड़ती है, और अपन ने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, तो उन डिफ्रैक्टेड एक्सरेज को पढ़ने के लिए विद डायरेक्शन कि वो किस डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हो रही है, लाउवे इक्वेशन का यूज किया जाता है। और जनरली हम लोग जानते हैं डायरेक्शन को फिजिक्स में देखा जाए तो एंगल के थ्रू बताया जाता है कि ये इसकी इंसिडेंट एंगल है, डिफ्रैक्ट हो रही है तो कितने एंगल पर हो रही है। इंसिडेंट लाइट और डिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में क्या एंगल है, वही उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो इसलिए लाउवे इक्वेशंस यूज में ली जाती हैं। पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, लाउवे इक्वेशन इज सिमिलर टू ब्रेग्स इक्वेशन Laue equation is similar to Brake's equation which satisfies the condition of diffraction of X-rays from crystals। Conditions of diffraction of X-rays from crystals। इस चीज को समझेंगे कि जो लाउवे इक्वेशन भी ब्रेक इक्वेशन का ही एक रूप है। आप अभी आगे देखोगे कि जो लाउवे इक्वेशन होंगी उनसे हम ब्रेक इक्वेशन निकाल लेंगे। तो लाउवे इक्वेशन ब्रेक इक्वेशन के ही सिमिलर है, जो सेटिस्फाई करती है द कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज फ्रॉम क्रिस्टल, कि इसका भी काम वही होता है जो ब्रेक इक्वेशन का काम होता है। ब्रेक इक्वेशन भी डिफ्रैक्टेड एक्सरेज की स्टडी करती है, ये भी डिफ्रैक्टेड एक्सरेज की स्टडी करती है। ब्रेक इक्वेशन में भी डिफ्रैक्टेड एक्सरेज के थ्रू किसी भी क्रिस्टल की सिमेट्री बताई जाती है, ज्योमेट्री बताई जाती है, इसके थ्रू भी सेम वही होता है। बट क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट जो लाउवे इक्वेशन ज्यादा है, ब्रेक से क्वेश्चन आता है लगभग पेपर में। तो इतना हुआ। अब ये तो इसकी थ्योरी हुई। अब इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे एक, और उस डायग्राम से ही आगे हम लोग लिखते चले जाएंगे। देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं। माना ये कोई पैरेलल एक्स रेज जो आ रही है, एक्स बीम आ रही है, वो इस तरह से, ये पॉइंट है कोई ए, इस पर हिट करती है, यहाँ से चलती है और यहाँ थोड़ी सी दूर, थोड़े इसलिए दूर बनाया है ताकि हम लोग थोड़ा सा इसको
डिफ्रेंशिएट कर पाए, वरना एक दूसरे के ऊपर नीचे होगी तो आपके डेरिवेशन में प्रॉब्लम आएगी। ये एक्सरे बीम है, ए पॉइंट पर हिट करती है, बी पॉइंट पर हिट करती है। इस डायरेक्शन को की जो इस डायरेक्शन को तो n1 कैप दिया है और इस डायरेक्शन को n2 कैप दिया है। इसका रास्ता तो ये वाला होना चाहिए, इसका रास्ता ये होना चाहिए, जैसे इस पर हिट करेगी वैसे ही डिफ्रैक्ट हो जाएगी। n1 कैप ही है डायरेक्शन, तो ये इसी को तो दिखा रही है। ये थीटा एंगल बना के डिफ्रैक्ट हो रही है, जिस एंगल से ये डिफ्रैक्ट हो रही है उसी एंगल से ये डिफ्रैक्ट हो रही है। सबसे पहली चीज तो हमारी ये है, तो पहले हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट द एक्स रेज आर falling upon, let the X-rays are falling upon the points A and B, the points A and B of the planes of a lattice crystal। पॉइंट्स किसके हैं? प्लेन्स के। पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द प्लेन्स ऑफ लैटिस क्रिस्टल। कोई एक क्रिस्टल है जो कि बहुत सारे लैटिस प्लेन से बना है, उसमें से कोई दो प्लेन ले लिए, उन प्लेन्स के पॉइंट्स ए और बी है, जिस पर एक्स रेज जो है वो इंसिडेंट हो रही हैं। These rays will diffract at angle थीटा। ये डिफ्रैक्ट हो रही है किस एंगल से? थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही हैं। अब ये जो n1 कैप n2 कैप वगैरह माना है उसके बारे में लिखेंगे। इसकी थ्योरी तो यहाँ तक हो गई। द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, n1 कैप n2 के पहले ही बता रहे हैं यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर के थ्रू ही डायरेक्शन दिखाई जाती है। द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज n1 कैप and along the तो रह रहा था द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज n1 कैप। तो देखो ये n1 कैप है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको भी n1 कैप ले लेना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस में यूनिट वेक्टर n1 कैप है और यहाँ पर n2 आएगा। द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस is n1 cap and along the direction of diffraction and along the direction of diffraction is n2 cap। The position vector between A and B is the position vector between A and B is वेक्टर R। अब इस चीज को हमें बनाना है। बी से ए की तरफ में जो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये है वेक्टर R।
अब हमें क्या करना है, देखिए पाथ डिफरेंस निकालना, जैसे कल अपन ब्रेक इक्वेशन में निकाल रहे थे कि देखिए यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर खींचो और यहां से इस पॉइंट ए से यहां तक एक परपेंडिकुलर खींचो। ये वाला पॉइंट तो है ए डैश, ऊपर वाला परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये वाला बी डैश है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। क्यों किया ये ऐसा? क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है, सीधी लाइन है, थोड़ी टेढ़ी बन रही हो तो सीधी कर देना। यहां से यहां तक वेव सेम चली, यहां से यहां तक सेम चली, तो इसमें तो कोई पाथ डिफरेंस होगा नहीं। सेम ऐसे यहां से यहां तक सेम चली, यहां से यहां तक सेम चली, पाथ डिफरेंस कुछ नहीं होगा। पाथ डिफरेंस होगा इस ए डैश और इस बी डैश की वजह से। यही तो करते हैं पाथ डिफरेंस के लिए, ये दोनों सेम है वो दोनों सेम है, डिफरेंस आएगा बी डैश और ए डैश की वजह से। तो वही चीज हम करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, इस वेक्टर आर का इसके साथ जो एंगल है, वेक्टर आर का इस इंसिडेंट जो रे है उसके साथ एंगल जो है वो है, हमने मान लिया एल्फा। एल्फा तो अब इसके आगे करेंगे अपन लोग, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम द पाथ डिफरेंस according to the diagram the path difference will be डेल्टा से डिनोट करेंगे। बड़ा कौन सा है, दिख रहा है बी डैश, माइनस छोटा कौन सा है ए डैश, इक्वेशन 1। अब यहां से हमें बी डैश और ए डैश की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो अब देखिए, फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी, इस ट्राइंगल को अपन साइड में बना लेते हैं ताकि अपन अच्छे से समझ पाए। ये वेक्टर आर है और उसका परिमाण ले रहे हैं, क्यों मॉड ले रहे हैं, क्यों क्योंकि हम लोग सिर्फ किसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये है ए डैश, ये है ए, ये एंगल है एल्फा, ये है 90 डिग्री और ये है बी। यहां से कॉस एल्फा निकालो, बेस ए डैश अपॉन हाइपोटेनस मॉड ऑफ वेक्टर आर। यहां से ए डैश की वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ वेक्टर आर कॉस एल्फा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर आर डॉट एन वन कैप, इक्वेशन 2। अब इसको देखिए क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन जो है इंसिडेंट लाइन है, इसकी डायरेक्शन n1 कैप है। अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये आगे जाएगा वेक्टर आर, यहां पर इनके बीच में भी तो एंगल एल्फा ही है। हमेशा ध्यान रखना, एंगल कभी भी ऐसे मेजर नहीं होता एक यहां हो एक यहां हो, नहीं, एंगल हमेशा ये क्या होता है, हेड होता है और ये टेल होता है, टेल से टेल के बीच में होता है। अगर ये लाइन ऐसे और ये ऐसे तो दोनों का टेल जहां मिल रहा है वो एंगल होता है। ऐसे ये लाइन यहाँ मूव कर रही है तो ये वाला यहाँ पे मूव करेगा तो इनके बीच में एंगल देखा जाएगा, वो एंगल भी क्या होगा, यहाँ पे एल्फा ही होगा, जो कि ये है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये हो गया। अगर इसको साइड में प्रूफ करते हैं तो वेक्टर आर डॉट एन वन कैप अगर अपन करते हैं तो मॉड ऑफ वेक्टर आर मॉड ऑफ एन वन कैप, बीच में एंगल का एल्फा लेंगे कॉस एल्फा, मॉड ऑफ वेक्टर आर एन वन कैप यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस एल्फा वैल्यू आ गई मॉड ऑफ वेक्टर आर कॉस एल्फा, यही आ रही है ना, इसीलिए इसको इस तरह से लिख दिया। इसके आगे लिखेंगे सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डैश। अगर अपन ए बी डैश से निकालेंगे तो क्या होगा, बी डैश की वैल्यू निकल जाएगी, ये 90 डिग्री, ये हमारे लिए किसका काम करेगा, एल्फा का काम करेगा, ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। क्योंकि ये वाला एल्फा है, ये एल्फा होगा। आप सोचोगे कि जब पैरेलल लाइन होती है उनके बीच में जेड शेप बनती है तो होता है, यहाँ तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है ही नहीं, फिर भी अल्फा बना रहे हैं, तो ये क्या है,
बहुत कम डिफ्रैक्टिव लाइट मानी जाती है, इसको लगभग पैरेलल माना जाता है इस ए डैश को बी डैश के। मतलब ये ए डैश ऐसे ही, बी डैश ऐसे है, इस तरह से। तो ऐसे न मान के इनको लगभग एक दूसरे के पैरेलल माना जाता है, हल्का फुल्का। इसीलिए अंतर अगर अल्फा में थोड़ा बहुत आएगा तो माइनर सा आएगा, उसे हम अल्फा ही लेके चलते हैं। बी डैश की वैल्यू भी क्या आने वाली है, वेक्टर आर तो रहेगा ही, डॉट n1 डैश की जगह n2 डैश, n1 कैप की जगह n2 कैप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n2 कैप है, यहाँ पे n2 कैप और इसके बीच में एंगल अल्फा है। ये होगी इक्वेशन 3। यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यूज करें तो पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू वेक्टर आर डॉट n2 कैप माइनस वेक्टर आर डॉट n1 कैप, डेल्टा की वैल्यू आ गई वेक्टर आर डॉट n2 कैप माइनस n1 कैप, वेक्टर आर डॉट वेक्टर n हम इसको मान लेंगे, इक्वेशन 4 है ये हमारी। यहाँ से पाथ डिफरेंस आ रहा है वेक्टर आर डॉट वेक्टर n2 कैप माइनस वेक्टर n1 कैप, यानी इन दोनों का माइनस, और इसे हमने मान लिया है वेक्टर n। यहां पर चाहे लेट कर लेना, ये मान लिया है। इससे आगे अभी तो डेरिवेशन समझ लो 1/4 ही हुआ है, इसका बाकी का 3/4 डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।